चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 31 देखने वाले हैं, जिसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 साइंस के क्वेश्चन आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। दर्द गम डर जो भी है, डर गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर दे, तू अपने आप में सिकंदर है। चलिए, प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक है, त्वरित चालक के आविष्कार कौन किए थे? यानी त्वरित चालक जो होता है इसका आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिस्टर, ऑप्शन सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो जो आपका त्वरित चालक था इसका आविष्कार जो किए थे वो कौन थे? तो कहिएगा ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो जो चिकित्सक शास्त्र है इसका जनक ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी है थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस और ऑप्शन डी है गैलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस को चिकित्सक शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ लिया है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ ले, ठीक है, रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो कहिएगा CaSO4 into half H2O, ठीक है। तो ये क्या है? तो कहिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये आपका यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी स्पर्मोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे? ऑप्शन ए है बीज का, ऑप्शन बी है पत्ती का, ऑप्शन सी है फल का और ऑप्शन डी है पराग कण का। तो ऑप्शन बी आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, यानी जिंक सल्फेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक है, तो जिंक सल्फेट के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा ZnSO4। ये आपका क्या है? तो कहेंगे जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, यानी जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया ZnSO4। अब पूछ रहा है कि जो इसका प्रयोग कहाँ पे कीजिएगा आप? तो ऑप्शन ए है कोकनाशी के रूप में, ऑप्शन बी है शाकनाशी के रूप में, ऑप्शन सी है कृंतकनाशी के रूप में और ऑप्शन डी है गंधहारक के रूप में। तो कोकनाशी के रूप में हम प्रयोग करेंगे जिंक सल्फेट का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है?
देखिएगा 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न है क्यूसेक से आप क्या मापते हैं। ठीक है, तो क्यूसेक से क्या मापेंगे। तो ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल का बहाव और ऑप्शन डी है जल की मात्रा। तो क्यूसेक जो होता है इससे हम जल के प्रवाह को मापते हैं, यानी जल के बहाव को। ठीक है, यानी जल के धारा को मापा जाता है, यानी पानी के धारा जो होता है यानी प्रवाह, तो इससे हम मापते हैं किससे। तो कहिएगा क्यूसेक से मापा जाता है। चलिए, यदि जल की गहराई की बात करें तो जल की गहराई या समुद्र की गहराई बात एक है। जल की गहराई कहिए या समुद्र की गहराई या नदी की गहराई। ठीक है, ये फेदोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो फेदोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है। ठीक है, तो जो सुपर बग होता है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है कवक विकृति है, ऑप्शन बी है जीवाणु विकृति है, ऑप्शन सी है शैवाल विकृति है और ऑप्शन डी है जल पिस्सू है। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि यह जीवाणु विकृति है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा एनर्जी मिलता है। यानी जो ये धावक होते हैं तो धावक एनर्जी के रूप में किसका प्रयोग करेंगे जिससे उन्हें जल्दी ऊर्जा मिलेगा। तो ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है विटामिन का यानी विटामिन ए का, ऑप्शन सी है प्रोटीन का और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे अधिक मात्रा में सबसे जल्दी अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कीजिएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर क्रिकेट की गेंद को किस कुंद से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिक दूरी तय करे। तो यदि आप क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते होंगे तो देखे होइएगा कि किस कुंद एंगल से मारे कि लंबा दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए ऐसे बॉल आपके पास आया, ये वाला गेंद हो गया और यहाँ पे आप हैं। ठीक है, ये वाला पिच हो गया, यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि 45 डिग्री के एंगल बना के मारिएगा ना, 45 डिग्री के, तो ये जो बॉल है गेंद है ये विस्थापन ज्यादा करेगा यानी अधिकतम दूरी तय करेगा। तो एंगल कितना का बनना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए कितना का एंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री के एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 45 यानी 36 से 45 का कोण होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा तना है। तो तना कौन सा तना का रूपांतरित भाग है। तो ऑप्शन ए है सलजम, ऑप्शन बी है अदरक, ऑप्शन सी है गाजर और ऑप्शन डी है शकरकंद। जो अदरक होता है तना का रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 11 को बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर भारी जल का रासायनिक संगठक यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा है तो हो जाएगा आपका D2O। तो D2O आपका किसका। तो कहिएगा भारी जल को D2O कहा जाता है, भारी जल हो गया इसका। ठीक है, तो D2O याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए, 13 नंबर पर देखिए विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। तो विद्युत केतली देखे होंगे। ठीक है, तो विद्युत केतली में पानी किस प्रकार से गर्म होगा। तो ऑप्शन ए है चालन के कारण, ऑप्शन बी है संवहन के कारण और ऑप्शन सी है विकिरण के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत केतली में पानी जल्दी गर्म हो जाता है तो इस संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये जो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहिएगा।
तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस बोलिएगा। चलिए 18 देखिए 15 नंबर प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब किसका अप्रूफ है, तो कहिएगा कार्बन के अप्रूफ है, कार्बन का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, गर्मी के दिन में मिट्टी के बर्तन में रखे पानी ठंडा हो जाता है किसके कारण, तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि यदि घड़ा है, ठीक है, ये मटका है ये वाला, ठीक है, यदि हम मटका में पानी रख रहे हैं गर्मी के दिन में, तो इसमें होता क्या है कि जो इस पानी का वाष्पीकरण होगा, और ये पानी का जब वाष्पीकरण होगा ना, तो ये पानी इसके वाल पर यानी घड़े के वाल पर आकर बूंदे बूंदे जम जाएगा। ठीक है, और ये वाष्पीकरण तेज दर में होगा, जिसके कारण क्या होगा, अंदर की सतह, जो अंदर की सतह है, ये ठंडा हो जाएगा और इसमें के रखे पानी को ठंडा कर देगा। तो यही कारण है, तो कहिएगा वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, तो मिट्टी के द्वारा जल के अवशोषण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंप जो होता है लैंप, तो लैंप के बत्ती में, ठीक है, किरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना, मान लीजिए ये लैंप का बत्ती हो गया, किरोसिन तेल में डालिए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो तेल होता है इस फिलामेंट के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, तो ये भी बात कह रहा है कि जो मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी हो गया आपका, ठीक है, और मिट्टी द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित इस मिट्टी के सतह पर जल आ गया, तो जल का अवशोषण मिट्टी करता है। ठीक है, तो जब मिट्टी का जल का अवशोषण मिट्टी करेगा, तो इस सिद्धांत को क्या कहेंगे, तो कहिएगा केशिकत्व बोला जाएगा। ठीक है, यानी कैपिलरी, तो केशिका क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी केशिकत्व बोलेंगे, केशिकत्व बोला जाएगा। ठीक है, तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है, यानी गोल्डन चावल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो गोल्डन चावल में जो होता है ये आपका विटामिन ए की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, अब ये जो गोल्डन चावल है, तो इसे क्या कहिएगा, तो कहिएगा ये अनुवांशिक रूप से संशोधित चावल है। ठीक है, ये जो गोल्डन चावल होता है, गोल्डन राइस, तो ये क्या है, तो कहिएगा ये प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संश्लेषित चावल होता है, संश्लेषित चावल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा अधिक रहता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, इको साउंड का प्रयोग होता है, यानी जो इको साउंड होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, ऑप्शन ए है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी है ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई के मापने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इको साउंड का प्रयोग जो होगा ये आपका फेदोमीटर में होगा। ठीक है, फेदोमीटर में इको साउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब इसका काम क्या है, तो ये कहिएगा समुद्र की गहराई मापने में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। जींस यानी जो जींस होता है तो किसके बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डीएनए के, ऑप्शन बी है आरएनए के, और ऑप्शन सी है डीएनए और आरएनए दोनों के, और ऑप्शन डी है प्रोटीन के। तो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो यानी जो कार्य करने वाली महिलाएं होती है, ठीक है, तो उन्हें एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है। देखे होंगे जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के चारों तरफ लाल दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी सूर्य के चारों तरफ यानी सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों तरफ लालिमा छा जाता है, यानी लाल हल्का लाल कलर के पूरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, और ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऐसा क्यों होगा, तो कहिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 23 नंबर प्रश्न है जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो क्वेश्चन पूछता है जय विकास सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। यदि हम जय विकास सिद्धांत किसने दिया, तो कहिएगा कि ये कौन दिए थे, तो डार्विन दिए थे, ठीक है। तो कहिएगा डार्विन, जय विकास का सिद्धांत डार्विन दिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ठीक है। तो कौन समझाए थे सर्वप्रथम, तो कहिएगा लैमार्क, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन मत होइएगा। यदि पूछे कि ये सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया, यानी जय विकास के सिद्धांत किसने दिया, तो कहेंगे डार्विन, ठीक है। और सबसे पहले कौन समझाए थे जय विकास के बारे में, तो कहिएगा लैमार्क समझाए थे, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। कैप्सूल जो होता है, तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का जो आवरण है ये किसका बना होगा, तो सेलुलोज का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सेलुलोज। लेकिन कुछ का जिलेटिन का भी बना होता है। देखिए कुछ कैप्सूल के जो आवरण होते हैं, कुछ कैप्सूल के आवरण जिलेटिन के बने होते हैं। जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। जब सेलुलोज ना हो, ऑप्शन में जब सेलुलोज ना हो तो जिलेटिन देगा, तो जिलेटिन मारिएगा, नहीं तो सेलुलोज देता है, तो ठीक है। तो ऑप्शन सी है, जो आप मुंह में रखते हैं तो गल जाता है, ठीक है। कैप्सूल का जो आवरण है, ठीक है, वो मुंह में गल जाता है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न है। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वाहन में देखे होइएगा एक साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है ये दूर के वस्तु को, ठीक है, छोटा करके दिखाता है, इसलिए आप उत्तल दर्पण का हम प्रयोग साइड मिरर के रूप में करेंगे। लेकिन पूछता है जो गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो जो हेडलाइट होता है यानी सर्च लाइट, तो उसमें आप अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आपके
समाप्त हुए। दर्पण से एक और क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर के द्वारा दांत और कान देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कहिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि वो छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, यानी जो इमेज दिखाएगा उसमें बड़ा दिखाएगा, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा दांत आंख को देखने में। चलिए